अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए संपूर्ण प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने की बड़ी घोषणा की है। यह लॉकडाउन 10 जुलाई रात 10 बजे से यानी शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसकी जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार के परिपत्र में जारी की गई है मुख्य सचिव की ओर से, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। जो राजमार्ग हैं उन पर जो आवागमन है वो जारी रहेगा। जो मालवाहक वाहन है उनका भी आवागमन जारी रहेगा, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा जो रेलवे की सेवाएं हैं वो भी जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को इस लॉकडाउन से अलग रखा गया है, यानी कि मेडिकल जो सेवाएं हैं और जो ग्रोसरी की जो दुकानें हैं, राशन की जो दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि शहर के सारे बाजार, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हाट होते हैं, सरकारी दफ्तर और जो निजी दफ्तर हैं वो सब बंद रहेंगे। पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। अब ये जो संपूर्ण लॉकडाउन लगा है इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि सरकार तो अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी और एक मौका दिया था कि जो एसओपीज जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। कोरोना हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ समय तक तो रहेगा ही। कब तक लॉकडाउन लगा रहेगा? लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या किया, इसमें आप अंतर देखिए। आप बाजारों में निकल जाइए, कोई मास्क लगा के नहीं निकल रहा है, बहुत कम लोग मास्क लगाते हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हर जगह भीड़ भाड़ नजर आ रही है। तो अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का कड़ा निर्णय लेने के अलावा विकल्प नहीं है। आप देखिए कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार की ही क्यों बात करें, आप देखिए कि जो कई सारे राज्य इस तरह के कदम उठा रहे हैं। कई वीकेंड पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस समय कोलकाता में संपूर्ण लॉकडाउन है, असम में 14 दिन का बड़ा और कड़ा लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की बात कर लें, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन 1 दिन 2 दिन या वीकेंड पे लगाने का कुछ फैसला किया है। और ये एक तरीका है लोगों को एक बार फिर से समझाने का कि संभलिए, अपने स्वास्थ्य की भी सुरक्षा कीजिए, दूसरों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा कीजिए। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना को हमें रोकना है तो नियमों को पालन करना ही होगा। ये बात सबको समझ में आने की जरूरत है। और अगर हम देखें देश भर में जो कोरोना के मामले हैं तो अब ठीक है कि 7,70,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो जितने भी कुल मामले हैं इसमें कुल मामलों में जो 90% मामले हैं देश के मात्र 8 राज्यों से ही ये मामले हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो बात कही जाती है कि पूरे भारत में संक्रमण के मामले हैं, पूरा भारत इससे प्रभावित है, ऐसी बात नहीं है। 90% मामले 8 राज्यों से हैं और इसमें भी 90 में इस जो कुल मामले हैं इसमें भी जो 80% मामले हैं वो देश के मात्र 39 जिलों से ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि जब कोरोना महामारी आई तो दुनिया को चिंता हुई कि भारत का क्या हाल होगा, लेकिन देखिए भारत बहुत अच्छे से संभला और इसका जो फैसला जो इसका जो श्रेय है वो सरकार को जाता है, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाए गए जिससे स्थिति भारत में संभल सकी और हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है उसको लॉकडाउन जो पहले चरण का लगा था, दूसरे चरण का लगा था, तब उसको उस ढांचे को मजबूत किया गया। इसके लिए केंद्र और राज्यों की सरकारें कह सकते हैं कि वो इस श्रेय की हकदार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की बड़ी खबरों की तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पत्नी और उसका बेटा और उसका नौकर लखनऊ से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माना जाता है कि विकास दुबे के आपराधिक कामों में उसकी पत्नी की भी बराबर की भूमिका होती थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां तक विकास दुबे की बात है तो उज्जैन पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस को उसको सौंप दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेकर रवाना हो चुकी है। कभी भी कानपुर पहुंच सकती है जहां पर आगे की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों की बात करें तो अब नेपाल को देखिए। नेपाल चीन की चाल पर आगे बढ़ता जा रहा है। नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है। दूरदर्शन को, हालांकि डीडी न्यूज को इससे अलग रखा गया है, लेकिन समाचार चैनल जो हमारे निजी क्षेत्र के हैं या सरकारी भी दूरदर्शन के अलावा जो चैनल हैं उन सबको प्रतिबंधित कर दिया है। तो वो ये चाहता है कि जो भारत के जो चैनल जो सच दिखा रहे हैं उससे नेपाल की जनता अनभिज्ञ रहे, लेकिन सच छिपता नहीं है। ये बात शायद केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं। इसके अलावा आज की इस बुलेटिन में आपको बताते हैं कि क्या है भारत चीन के बीच जो गतिरोध चल रहा था उसका क्या स्टेटस है
और रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया है और खास तौर पे ये उपभोक्ताओं के हित में है बड़ा ऐलान, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी आज की विस्तृत रिपोर्ट। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स तथा गोग्रा में टकराव वाले स्थानों से गुरुवार को अपने जवानों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम भारतीय सेना के साथ बनी सहमति के अनुरूप उठाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्ष अब उच्च सैन्य अधिकारी स्तरीय बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि टकराव की किसी आशंका को टालने के लिए दोनों पक्षों ने गलवान घाटी, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग्स में 3 स्थानों पर 3 किलोमीटर का बफर जोन स्थापित कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि पीएलए ने गोग्रा यानी गश्त बिंदु 17 से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है और इसी के साथ दोनों पक्षों ने किसी टकराव को टालने के लिए वापसी के पहले चरण को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान पैंगोंग क्षेत्र में है, जहां फिंगर एरिया 4 से सैनिकों की संख्या कम हो रही है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तरीय बातचीत का चौथा दौर अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना है। दोनों सेनाएं अगले कुछ दिनों में एक संयुक्त सत्यापन भी करेंगी ताकि वापसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन का आकलन किया जा सके। सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी आक्रामक मुद्रा कायम रखेगी जब तक चीनी पक्ष अपने पीछे के अड्डों में महत्वपूर्ण निर्माण को समाप्त नहीं कर देता। उधर गृह मंत्रालय ने केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित सोना तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को छानबीन करने की इजाज़त दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि जांच की इजाज़त गुरुवार को दे दी गई है क्योंकि इस घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस फैसले से एक दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की राजधानी के हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान से करोड़ों रुपए के सोने की जब्ती की प्रभावी जांच के लिए दखल की मांग की थी। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, गृह मंत्रालय ने एनआईए को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा से संबंधित सोना तस्करी मामले में जांच की अनुमति दे दी है क्योंकि संगठित तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। खाड़ी से हाल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो द्वारा लाए गए राजनयिक के सामान से 30 किलोग्राम सोना की जब्ती की गई थी। सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि उसे संदेह है कि तस्करी के गिरोह ने राजनयिक छूट प्राप्त एक व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में एक महिला समेत 2 लोग वांछित हैं, दोनों संदिग्ध फरार हैं। उधर उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है जिनके तहत कंपनियां और ई-कॉमर्स कारोबारियों को सभी उत्पादों पर उनके मूल उद्गम स्थल को अंकित करना आवश्यक है। सभी उत्पादों पर उसके उत्पत्ति स्थल का उल्लेखन करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है और यह कानून सभी विनिर्माताओं, आयातकों, पैकर्स और ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए है। वाणिज्य मंत्रालय से अब यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां भी इस नियम का सख्ती से पालन करें। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, हमने बार बार कहा है कि हमारे पास इस तरह का प्रावधान है। हमने राज्य सरकारों को प्रावधान को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद पर उसके उद्गम स्थल का ब्यौरा होना चाहिए। इसके अलावा उस उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उपयोग करने की सुरक्षित अवधि, उत्पाद की कुल मात्रा और उपभोक्ता देखभाल जैसे अन्य विवरणों को प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। उधर नेपाल ने सीमा विवाद के बाद कार्रवाई करते हुए भारतीय न्यूज़ टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर भारतीय न्यूज़ चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं। नेपाल में बैन किए गए चैनलों में डीडी न्यूज़ को शामिल नहीं किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर फिर एक बार चीन के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज़ चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन को डर था कि वहाँ के लोगों को भारतीय समाचार चैनलों के माध्यम से सीमा के हालात की सही जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक महत्व के 6 पुलों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। ये जो 6 पुल हैं बीआरओ ने बनाए हैं जम्मू कश्मीर में, और हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं।
ये जब उद्घाटन हो रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस दौरान रक्षा मंत्री ने क्या बड़ी बात कही और इन पुलों के महत्व के बारे में सेना के लोग, सुरक्षा बल के लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी सरकार हमारी सीमाओं पर बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए। Today we inaugurated 6 bridges. 2 are in Jammu region and 4 are in the Akhnoor region. Now the 2 which are in the Jammu region are part of the Parol Rajpura Jammu alternate highway. So on this we are making a total of 17 bridges. 6 are completed. 5 of them we will complete next month, and another 5 by March 2021.